आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जापान में भूकंप से अब तक 13 लोगों की मौत, मलबे में दबे लोगों की तलाश जारी। ट्रंप ने चीन पर लगाया ये बैन, इस टेक्नोलॉजी को बताया सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा। ईरान ने मध्य पूर्व के अमेरिकी ठिकानों पर अचानक हमला बोला। ग्लोबल टेंशन के बीच ट्रंप की मेगा मीटिंग, नेतन्याहू और जेलेंस्की से अलग अलग कमरे में की मुलाकात। हमारी जब्त संपत्ति छुई तो हॉर्मुज बंद कर देंगे, ईरान की दुनिया को सख्त चेतावनी। भारत पर 100% टैरिफ का खतरा, चिंता में चीन, यूएस में शुरू हो रहा ये काम। हॉर्मुज पर फिर आक्रामक हुआ ईरान। गूगल में काम करने वालों को मिलती है यह खास आजादी। रिलीज से पहले रणबीर कपूर की रामायण ने कमाए करोड़ों, टी सीरीज को बेचे म्यूजिक राइट्स। और गुलवीर सिंह ने रचा इतिहास, 10,000 मीटर की दौड़ में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय। जापान के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में आए तेज भूकंप में अब तक 13 लोगों की मौत हो गई है। प्रधानमंत्री शनाई तकाइची ने कहा कि राहत और बचाव दल समय के साथ होड़ कर रहे हैं। यह भूकंप मंगलवार को स्थानीय समय अनुसार शाम 4:27 पर क्यूशू द्वीप के अंदरूनी हिस्से में आया था। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने इसकी तीव्रता 6.8 बताई है। भूकंप के कारण कुमामोतो शहर के एक शॉपिंग मॉल में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि मॉल की दूसरी मंजिल गिर गई। जापान के अधिकारियों ने बताया कि मॉल में कई लोग लापता है, जबकि और एक फैक्ट्री की चिमनी गिरने से कई लोग घायल हुए हैं। कुमामोतो प्रांत प्रशासन के अनुसार 9,872 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। लगभग 36,700 घरों में बिजली आपूर्ति बाधित है। ट्रंप प्रशासन ने मंगलवार को अमेरिका में ह्यूमनॉइड रोबोटों के एक नए आयात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। प्रशासन ने कहा कि ये रोबोट देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह प्रतिबंध उन्नत रोबोटों पर लागू होगा, जिनमें ह्यूमनॉइड और 4 पैरों वाले रोबोट शामिल है। इसमें से कई रोबोट चीन में बनाए जाते हैं। चीन और अमेरिका इस समय रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बढ़त हासिल करने की प्रतिस्पर्धा में है। अमेरिकी संघीय संचार आयोग ने पावर इन्वर्टर के आयात पर भी रोक लगा दी है। इन्वर्टर का इस्तेमाल डेटा सेंटर और सोलर पैनलों में होता है। अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि ईरान ने मध्य पूर्व में उनके ठिकानों पर अचानक हमला कर दिया और कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। हालांकि अमेरिकी सेना का कहना है कि सभी मिसाइलों को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट कर दिया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमला मंगलवार शाम को हुआ। संभावित निशानों या ठिकानों की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। इसके जवाब में अमेरिकी और सऊदी अरब की सेनाओं ने पूर्वी इराक में ईरान समर्थित आतंकवादी ठिकानों पर संयुक्त कार्रवाई की। सेंटकॉम ने कहा कि यह कार्रवाई पिछले 72 घंटों में अमेरिकी ठिकानों पर हुए 30 ड्रोन हमलों के जवाब में की गई, जिनके पीछे ईरान का समर्थन होने का आरोप है। तेहरान ने अभी तक इन आरोपों या कथित मिसाइल हमले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को व्हाइट हाउस में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से अलग अलग कमरे में मुलाकात की। दोनों नेताओं के साथ हुई बातचीत ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका एक और मिडिल ईस्ट में इजराइल ईरान संघर्ष और दूसरी ओर यूक्रेन में रूस के साथ जारी युद्ध के बीच अपनी रणनीति तय करने में जुटा है। दोनों बैठकें बंद कमरे में हुई, इसीलिए इनकी विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। हालांकि व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने सोशल मीडिया पर दोनों बैठकों को सकारात्मक और रचनात्मक बताया। ट्रंप, नेतन्याहू और जेलेंस्की ने रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम के अंतिम संस्कार में भी हिस्सा लिया। ग्राहम इजराइल और यूक्रेन दोनों के लिए अमेरिकी समर्थन के प्रमुख समर्थकों में शामिल थे। इसी महीने उनकी मौत हो गई थी।
मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के बीच ईरान ने दुनिया भर के देशों और शिपिंग कंपनियों को बड़ी चेतावनी दी है। ईरान ने कहा कि अगर किसी देश या कंपनी ने अमेरिका के जब्त किए गए ईरान संपत्ति का इस्तेमाल किया तो उसके जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने नहीं दिया जाएगा। ईरान के शीर्ष सैन्य कमान मुख्यालय खातम अल अंबिया ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए यह चेतावनी दी है। दरअसल ट्रंप ने हाल ही में कहा कि ईरान जंग के दौरान जिन जहाजों को नुकसान पहुंचा है उन्हें ईरान की जब्त संपत्तियों से मुआवजा दिया जाएगा। ईरानी सैन्य कमान के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फिकारी ने मंगलवार को एक प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि हॉर्मुज के असुरक्षित मार्ग से गुजरने के दौरान क्षतिग्रस्त हुए जहाजों को ईरान की जब्त संपत्तियों से मुआवजा दिया जाएगा। भारत और चीन के ऊपर 100% ट्रंप टैरिफ का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल अमेरिकी सीनेट में रूस और ईरान पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक पर वोटिंग शुरू होने वाली है। खास तौर पर रूस को टारगेट करने वाले व्यापक प्रतिबंध विधेयक पर मतदान की तैयारी पूरी कर ली गई है और इसका भारत, चीन जैसे देशों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, जो रूसी कच्चे तेल के दुनिया के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सीनेट में जिस विधेयक पर वोटिंग होने जा रही है उसका उद्देश्य रूस पर प्रतिबंध लगाकर और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उन देशों पर भी 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार देना है जो बड़ी मात्रा में रूसी तेल और गैस खरीदना जारी रखे हुए हैं। यूक्रेन पर मॉस्को के आक्रमण को लेकर उस पर आर्थिक दबाव बढ़ाना है। अमेरिकी सीनेट में रूसी बैन से जुड़े विधेयक पर वोटिंग ठीक उसी दिन होगी जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की लिंडसे ग्राहम के अंतिम संस्कार के दिन कैपिटल हिल का दौरा करेंगे। इस विधेयक को दिवंगत ग्राहम को श्रद्धांजलि के रूप में पेश किया जा रहा है। अमेरिका ईरान की जंग और पश्चिम एशिया का तनाव कम नहीं हो रहा है। यहाँ लगातार युद्ध और शांति के बीच डवाडोल वाली स्थिति बनी हुई है। बुधवार को यह बात सामने आई कि ईरान एक बार फिर हॉर्मुज पर आक्रामक हो गया है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि हॉर्मुज जलमध्य में चेतावनी की अनदेखी करने वाले 3 तेल टैंकरों को कुछ घंटे पहले निशाना बनाकर रोक दिया गया। यह जानकारी ईरान के सरकारी टीवी के हवाले से सामने आई। ईरान के ये रिएक्शन उस चेतावनी के बाद सामने आया जो उसने महज कुछ घंटे पहले दी थी। ईरान ने दुनिया भर के देशों और शिपिंग कंपनियों को बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी देश या कंपनी ने अमेरिका के जब्त किए गए ईरान संपत्ति का इस्तेमाल किया तो उसके जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने नहीं दिया जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में शामिल गूगल में नौकरी करने का सपना लाखों लोग देखते हैं। अच्छी सैलरी, शानदार ऑफिस और कई तरह की सुविधाओं की वजह से लोग इसे एक ड्रीम कंपनी मानते हैं। लेकिन आखिर गूगल में काम करना वास्तव में कैसा होता है? इसी सवाल का जवाब अमेरिका में रहने वाली एक भारतीय महिला ने अपने अनुभव के जरिए दिया। महिला ने सोशल मीडिया पर बताया कि गूगल में काम करने का अनुभव काफी अलग है। यहाँ कर्मचारियों को सिर्फ काम ही नहीं बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ का भी ध्यान रखा जाता है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि यहाँ काम आसान होता है। जिम्मेदारियां उतनी ही बड़ी होती है और कर्मचारियों से अच्छे रिजल्ट की उम्मीद भी की जाती है। लेकिन टाइम में फ्लेक्सिबिलिटी होती है जिसके कारण कर्मचारी अपने निजी जिंदगी में ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम या ऑफिस जाकर भी काम करने का यहाँ पे सिस्टम होता है। नीतीश तिवारी की रामायण को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त बज़ बना हुआ है। यह अपकमिंग फिल्म भारी भरकम बजट में बन रही है। रणबीर कपूर और साई पल्लवी स्टारर रामायण बॉलीवुड में अब तक की सबसे महंगी फिल्म कही जा रही है। नीतीश तिवारी और नमित मल्होत्रा रामायण को 4000 करोड़ के भारी भरकम बजट में बना रहे हैं जो 2 हिस्सों में रिलीज होगी। पहला पार्ट इस साल दिवाली और दूसरा पार्ट अगले साल दिवाली पर आएगा। 23 जुलाई को फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने जा रहा है, लेकिन इससे पहले मेकर्स ने टी सीरीज के साथ बड़ी डील साइन कर ली है। फिल्म के ट्रेलर रिलीज से पहले ही रामायण के मेकर्स ने टी सीरीज को इसके ऑडियो राइट्स बेच दिए हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में प्रकाशित खबर के अनुसार फिल्म इंडस्ट्री के सोर्स ने बताया है कि रामायण के साउंड ट्रैक को खरीदने के लिए कई दावेदार थे। कई दौर की बातचीत के बाद टी सीरीज ने 75 करोड़ की एडवांस पेमेंट के साथ फिल्म के ऑडियो राइट्स खरीद लिए हैं। भारत के स्टार धावक गुलवीर सिंह ने ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में मंगलवार को इतिहास रच दिया। 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स की पुरुषों की 10,000 मीटर स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतकर वह इस इवेंट में पदक हासिल करने वाले पहले भारतीय बने। 27 वर्षीय गुलवीर सिंह ने 27 मिनट 49
सेकेंड का समय निकाला और दूसरे स्थान पर रहे। इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक ऑस्ट्रेलिया के काई रॉबिन्सन ने जीता, जबकि डेविड मुलारकी ने कांस्य पदक अपने नाम किया। यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि लंबी दूरी की दौड़ में परंपरागत रूप से मजबूत माने जाने वाले कीनिया और युगांडा के धावक इस बार पोडियम में जगह नहीं बना सके।